Everyone, my name is Muskan. Welcome to my channel SOL Study Point. गाइस, ये चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री का। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक से देख सकते हैं। हमने पार्ट 1 में पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था और मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल जो पाषाण काल की अंतिम अवस्था है और मध्य पाषाण के बाद का समय। ये वो समय था जब खाद्य उत्पादन की शुरू हुआ था, मतलब कि खेती वगैरह की शुरुआत हुई थी। इस समय जो औजार थे वो हल्के और चमकीले हो गए थे। लोग चक्की, कुठार, हंसिया जैसे चमकीले औजारों का इस्तेमाल किया करते थे, जिनसे वे जंगली पौधे व घासों की कटाई करते थे। कृषि तथा पशुपालन पे वे निर्भर हुआ करते थे। पूरे विश्व में 6 तरीके की फसल हुआ करती थी और पूरा विश्व आहार के लिए उसी पर आधारित था। गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, बाजरा और आलू, ये 6 तरीके की फसल हुआ करती थी। इन्हें सभ्यता के संवाहक के नाम से जाना जाता है। जितनी भी सभ्यता के बारे में हम देखेंगे और हम खेती की में देखेंगे तो हम इन्हीं 6 में से किसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे। मिट्टी के बर्तन और पहिए का उपयोग किया जाता था। आगे चलकर लोगों ने कटाई, बुनाई और माल निर्माण करना भी शुरू किया और यही नवपाषाण काल को अनूठा बनाते हैं। ठीक है। अब एक विद्वान थे जिनका नाम था चाइल्ड। इनका कहना था कि जो कृषि की शुरुआत हुई थी वो मेसोपोटामिया से हुई थी और उसके आसपास के क्षेत्र से, जहाँ से वह विश्व के अन्य भाग में फैल गई। काफ़ी लंबे समय तक ये मान्यता चलती रही कि जो भारत ने खेती मेसोपोटामिया और उसके आसपास के क्षेत्र से ही ग्रहण करी है। लेकिन 1970 के दशक से इस पर किए गए शोध से ये धारणा को खंडित कर दिया गया, मतलब कि इस धारणा को मानने से मना कर दिया। अब ये आमतौर पर माने जाने लगा कि जो भारत में कृषि जो थी वो बाहर से आयातित ना होकर एक स्वतंत्र व देशज विकास का परिणाम थी। मतलब कि जो भारत में कृषि आई थी वो बाहर से नहीं आई थी, उसका विकास देश के अंदर ही हुआ था। जैसे कि पाकिस्तान में गेहूं और जौ की फसल हुआ करती थी, दक्षिण भारत में ज्वार और बाजरा की खेती हुआ करती थी और उत्तर प्रदेश में चावल। ठीक है। अब बात करते हैं नवपाषाण संस्कृति का प्रादेशिक वितरण। ये कैसे भारत में अलग अलग जगह पर नवपाषाण काल के सबूत मिले हैं और वहाँ पर कैसे सब कुछ रहा। हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि इन जगहों पर नवपाषाण काल के क्या सबूत मिले हैं और वहाँ पर लोग कैसे रहते थे, वहाँ की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। पहले हम उत्तर पश्चिम भारत के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उत्तर भारत के बारे में, फिर मध्य भारत, फिर मध्य गंगा घाटी, पूर्व भारत में चलेंगे, फिर उत्तर पूर्व भारत और फिर दक्षिण भारत के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो नवपाषाण काल की अवधियाँ, मतलब कि जो नवपाषाण काल का जो समय है वो बहुत लंबा रहा है, तो उनको अवधियों में बांट दिया गया है। जो पहली अवधि थी वो 7000 से 5500 BC तक रही, जिसमें कि जो पशुपालन से लोग कृषि की ओर बढ़ते चले गए। दूसरी अवधि में 5500 से 4500 BC तक रहे, जिस समय लोग मिट्टी के बर्तन, हंसिया, कुटाई, बुनाई, कपास का उत्पादन ये सब करना शुरू कर गए। और अवधि 3 में 4500 से 3500 तक रही, जिसमें कि भारी मात्रा में मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं उस समय। और उस समय जो बर्तन थे वो चित्रित हुआ करते थे, तांबे को गलाना लोग जानते थे और बढ़ती आबादी। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अब फर्स्ट उत्तर पश्चिम भारत से। उत्तर पश्चिम भारत में हम देखते हैं पहले मेहरगढ़ में। जो मेहरगढ़ था, यहाँ पर गेहूँ और जौ के साक्ष्य देखने को मिले थे। भेड़ बकरियों को पालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। जो पत्थरों के औजार जो थे वो पॉलिशदार कुठार,
हाथ की चक्की भी प्राप्त हुई है। मतलब कि वहाँ पे लोग हाथ की चक्कियों का उपयोग करते थे। साथ ही हड्डियों के औजार जैसे सुतरी, सुई आदि प्राप्त हुए। मतलब कि हड्डियों के औजार भी हुआ करते थे और उनका वह कैसे। और एक जगह है किली गुल मोहम्मद, ठीक है, जहाँ पर 1949 से 51 में जूनियर डब्ल्यू और ए फेयर सर्विस के नेतृत्व में खुदाई हुई थी। मतलब कि इस जगह में इनके द्वारा खुदाई की गई। यहाँ पशुपालन व जंगली जानवर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमको। कुछ पिसाई करने वाली औजार, हड्डियों से बनी बेंदनियाँ, स्पैचुला आदि भी हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते एक जगह है रानागुंदाए। यहाँ यायावर समुदायों की उपस्थिति के प्रमाण मिले। मतलब कि जो यहाँ के लोग हुआ करते थे वो एक जगह नहीं रहते थे, मतलब कि वो घूमते रहते थे, ठीक है। यहाँ से हमको मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं। पालतू जानवरों की अस्थियाँ भी मिली हैं। मतलब कि वो वहाँ के लोग जो थे वो पालतू जानवरों को पालते भी थे। बेंदनियाँ तथा छिड़ वाली सुई काम में लाई जाती थी। एक जगह है गुमला, यहाँ से चित्रित मृदबांड मिले हैं। पालतू जानवरों की अस्थियाँ भी मिली हैं। पक्की मिट्टी के कड़े मिले हैं यहाँ से। खेल के मोहरे, खिलौने, गाड़ियाँ तथा औरतों की लघु आकृतियों के साक्ष्य भी हमको इस जगह से मिले हैं। फिर एक जगह है अमरी, ये सिंध में हड़प्पा के पूर्व में स्थित है। यहाँ से हमको लाल मटमैल मृदबांड मिले हैं। कच्ची ईंटों के मकान देखने को यहाँ से मिले हैं। यहाँ पर भी लोग ये जानवरों को पालते थे, जैसे कि भेड़ बकरी, उसके भी अवशेष हमको मिले हैं। तांबे के टुकड़े, शंख, पक्की मिट्टी के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। अब हमने उत्तर पश्चिम भारत के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे उत्तर भारत के बारे में। उत्तर भारत में एक जगह है गुफरकाल। गुफरकाल का शाब्दिक अर्थ होता है कुंभकार की गुफा। मतलब जो ये कुम्हार वगैरह होते हैं, ठीक है, इनकी गुफा। स्थानीय गर्त खोजे गए जो भंडारकर के काम आते थे। यहाँ के जो लोग थे वो भी जानवरों को पालते थे, उनके भी अवशेष मिले हैं। पॉलिशदार पत्थर के औजार जिसमें बड़ी चक्की, सेलखड़ी के मनके, सींग के औजार, बर्तन आदि पाए गए हैं, ठीक है। अब एक जगह है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बुर्ज होम। यहाँ के लोग झील के किनारे गोलाकार और अंडाकार गर्त निवास में रहते थे। मतलब कि खड्डा खोद के, मतलब ज़मीन में इतना बड़ा बना के उसमें रहते थे। और जो बड़े गर्त होते थे उनके अंदर सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे उनके अंदर जाने के लिए। यहाँ के जो लोग थे वो शिकार भी करते थे, मछली मारते थे और साथ ही कृषि भी करते थे। गर्त निवास के पास पशुओं की हड्डी, पत्थर और हड्डी से बने औजार के भंडार पाए गए हैं। खुदरे हाथ से बने घुसल, पीले और लाल रंग के मृदबांड भी मिले हैं। यहाँ का अस्थि उद्योग, जो अस्थियाँ होती थी उससे कांटेदार बर्छी बनाई गई, नुकीले यंत्र आदि हमको यहाँ से प्राप्त भी हुए हैं। अनुष्ठानिक कार्य के संकेत भी देखने को मिले हैं। मतलब यहाँ पर लोग अनुष्ठान वगैरह भी करवाते थे। अब हम चलते हैं मध्य भारत के बारे में। मध्य भारत में एक जगह है कोल्डिवा, ठीक है, जो कि बेलन घाटी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से हमको चावल की भारी मात्रा में साक्ष्य मिले हैं। ऐसा माना जाता था कि भारत में सबसे पहले चावल की खेती की शुरुआत यहीं से हुई थी। काले और लाल पॉलिशदार पत्थर का स्थल ये माना जाता है। साथ ही बर्तन में चावल की भूसी भी लगा दिए जाते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्य गंगा घाटी की। मध्य गंगा घाटी में एक जगह है चिरांद। चिरांद का टीला सरजू और गंगा के संगम पर स्थित है। लोग चूल्हे चौके से युक्त लेप वाले घरों में रहते थे, जो यहाँ के लोग थे। पक्की मिट्टी से बनी अनेक वस्तुएं मिली हैं यहाँ पर, जैसे कुबड़ा, सांड, पक्षी, सांप, कड़े, मनके
ये सब मिला है। अस्थियों से निर्मित आभूषण जैसे जेवर, कड़े, कंडकफूल भी हमको यहाँ से पाए गए। यहाँ के लोग भी जानवरों को पालते थे, उसके भी अवशेष मिले हैं। यहाँ के लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। पत्थर से निर्मित औजार भी मिले हैं हमको यहाँ से। ठीक है, हमने बोला था ना कि हम एक एक बारे में पढ़ेंगे, हर जगह के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि भारत के सभी भागों में कैसे नवपाषाण काल के सबूत मिले। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पूर्व भारत की। पूर्व भारत में कौन से राज्य शामिल होते हैं? उसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। ठीक है, एक जगह थी कुचई, यहाँ पर सैल्ट और कुठार जैसे पॉलिशदार पत्थर प्राप्त हुए हैं। एक जगह है गोलबई सासान, यहाँ मंदाकिनी नदी के दाएं किनारे पर ये स्थित है। अनेक हल्का लाल और उनके मिट्टी के हाथ से बने बर्तन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। एक जगह है पांडुराज डिब्बी, यहाँ पर हस्त निर्मित घूसर बर्तन प्राप्त हुए हैं। बर्तन पर चावल की भूसी के छापे देखने को मिली हैं। चित्रित लाल मृदबान प्राप्त हुए हैं और अस्थियों के औजार भी यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी भारत की। एक जगह है दाउजली हाजिंग, ये असम की उत्तर कछार पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, पत्थर, जीवाश्म, कुठार, छेनी, फावड़ा, चकियाँ आदि के साक्ष्य हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो लोग थे वो हस्त निर्मित मृदबान बनाते थे, ऐसा देखने को मिला है। मतलब कि एक होते हैं मृदबान जो जैसे वो मिट्टियों से बनाते हैं, और एक ऐसे थे जिनको हाथों से बनाते हैं। तो यहाँ ये हस्त निर्मित मृदबान की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में कौन से राज्य होते हैं? जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल। भीमा नदी और कावेरी नदी से ये घिरा हुआ क्षेत्र था। अब जब इतनी यहाँ पर नदियाँ हैं, जैसे कावेरी नदी है, तो यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं हुआ करती होगी। कृषि और पशुपालन भी हुआ करता था। पशुपालन के चारागाह भी हुआ करता था। चूल्हे, चौके और भंडार गृह भी पाए गए हैं यहाँ पर। ज्वार, बाजरा, जौ, मूंग के झुलसे दाने पाए गए हैं, मतलब कि उनको में भी वो पकाकर खाते होंगे। ठीक है, मछलियों का शिकार भी करते थे, और वो शिकार करते थे तो उसका उपयोग ऑफकोर्स वो खाने के लिए करते थे। ठीक है, एक जगह है पिकीहाल, यहाँ राख का टीला पाया गया है। और लोग पालतू जानवर जैसे भेड़, बकरी, गाय इन सभी को पालते थे। और यहाँ के लोग क्या थे? यायावर थे, जो मतलब एक जगह पे रुकते नहीं हैं, मतलब कि वो घुमक्कड़ टाइप होते हैं, वो एक जगह स्थिर होकर नहीं रहते। ठीक है, तो हमने देखा नवपाषाण काल के बारे में, और हमने जाना कि नवपाषाण संस्कृति कैसे भारत में हर जगह फैली और हर जगह पे क्या क्या सबूत पाए गए हैं नवपाषाण काल के। तो यहाँ से चैप्टर नंबर 2 हमारा हिस्ट्री का ख़त्म होता है। पार्ट 1 में हमने पाषाण काल के बारे में और मध्य पाषाण काल के बारे में कवर किया था, और इसमें हमने नवपाषाण काल के बारे में। ठीक है, अगर आपको कोई भी इसकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मेल से पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।